अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मंसूर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी कॉलेज लाइफ के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और ये कहानी मेरे कॉलेज के जीवन की है। ये कहानी है उस भूतिया हॉस्टल की जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल बिताए। मैंने हाल ही में शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था। जब मैं अपने नए हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो वहां की खामोशी ने मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास दिलाया, लेकिन मैं इसे नई जगह का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। मेरे कमरे का नंबर 305 था। यह तीसरी मंजिल पर स्थित था। कमरे में प्रवेश करते ही मैंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। मैंने अपने कमरे के साथी अमित से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ ठंड नहीं लगती? अमित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम नए हो, धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। पहले हफ्ते में ही मैं कॉलेज की पढ़ाई और नए दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया कि हॉस्टल की अजीबोगरीब बातें भूल ही गया। लेकिन एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो अचानक बिजली चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। मैंने सोचा ये शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ होगा। मैंने अमित को देखा जो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। मैंने पूछा, क्या हुआ अमित? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, हर बार जब बिजली जाती है तो मुझे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। मैंने उसकी बातों को मजाक में लिया और कहा, तुम्हारा वहम होगा, चलो सो जाओ। लेकिन उस रात मैं खुद भी चैन से नहीं सो पाया। बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कभी कभी रात के समय कोई अनजानी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। एक बार तो मैंने अपने बिस्तर के नीचे किसी के कदमों की आहट सुनी। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में था तो मुझे एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में हॉस्टल की पुरानी घटनाओं का वर्णन था। इसे पढ़कर मुझे पता चला कि कई साल पहले इस कमरे में एक छात्र की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अभी भी इस कमरे में भटकती है। यह सब जानने के बाद मैं डर से कांप उठा। मुझे यकीन हो गया कि हॉस्टल में कुछ ना कुछ गलत है। मैंने अमित से इस बारे में बात की। उसने बताया कि उसने भी कई बार उस आत्मा को देखा है। हमने सोचा कि हमें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। हमने वार्डन को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को बेवकूफी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन हमारे साथ जो होने वाला था वह सचमुच भयानक था। एक रात जब हम दोनों सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। हमने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। तभी खिड़की से एक अजीब सी परछाई अंदर आई। वह परछाई धीरे धीरे हमारे बिस्तर के पास आकर रुक गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। हम दोनों चिल्लाने लगे, लेकिन हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह परछाई हमारी ओर बढ़ने लगी। अचानक बिजली आ गई और वह गायब हो गई। अगले दिन हमने तुरंत हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया। हम दोनों अब भी उस खौफनाक रात को याद करते हैं और कांप उठते हैं। यह कहानी सच है। और अगर आप इस कॉलेज के हॉस्टल में जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर ही फैसला लें। वहां कुछ ना कुछ अजीब जरूर है जो आपको चैन से नहीं रहने देगा। हमारे हॉस्टल छोड़ने के बाद भी वो भयानक यादें हमें चैन से नहीं रहने दे रही थीं। हम दोनों ने नया हॉस्टल ढूंढ लिया और वहां रहने लगे, लेकिन उस कमरे की खौफनाक घटनाएं हमें अक्सर परेशान करती थीं। नए हॉस्टल में हमने अपने सहपाठियों से बातचीत की और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उनमें से एक, अजय, ने कहा, मैंने भी उस हॉस्टल के बारे में सुना है। कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होता है।
लेकिन किसी ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। उसने हमें कुछ और कहानियां भी सुनाई जो हमारे अनुभव से मेल खाती थीं। एक छात्र ने वहां आत्महत्या कर ली थी और तब से वह जगह भूतिया मानी जाती थी। अजय ने कहा, मेरे पास एक दोस्त है जो इन सब चीजों में विश्वास करता है और इन पर रिसर्च करता है। हमें उससे मिलना चाहिए। हमने अजय के दोस्त विक्रम से मिलने का फैसला किया। विक्रम ने हमें बताया कि उस हॉस्टल में एक अनजान आत्मा की मौजूदगी का शक है। उसने सुझाव दिया कि हम वहां जाकर कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं जिससे आत्मा को शांति मिले। हमने काफी सोचा और फिर उस हॉस्टल में वापस जाने का निर्णय लिया। ये डरावना था, लेकिन हम चाहते थे कि उस आत्मा को शांति मिले और वहां रहने वाले छात्रों को कोई परेशानी ना हो। विक्रम ने हमें बताया कि हमें कमरे के हर कोने में दीप जलाने होंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। हमने सब कुछ तैयार किया और एक रात हॉस्टल में वापस गए। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहां की ठंडक और खामोशी अब भी वही थी। हमने दीप जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता गया, हमने कमरे में कुछ हलचल महसूस की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दीप बुझ गए। विक्रम ने कहा, डरो मत, बस पाठ जारी रखो। हमने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से दीप जलाए। इस बार हम पूरे मन से पाठ करने लगे। थोड़ी देर बाद हमने महसूस किया कि कमरे की ठंडक कम हो रही है और हवा शांत हो रही है। जब पाठ समाप्त हुआ तो हमने देखा कि वह अजीब परछाई अब नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कि आत्मा को शांति मिल गई हो। हमने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर आ गए। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि आत्मा को शांति मिल गई है। अब यह कमरा सुरक्षित है। हमने वार्डन को भी यह बात बताई और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद हमने फिर कभी उस कमरे में कोई अजीब घटना नहीं सुनी। हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज की जिंदगी का आनंद लिया। लेकिन आज भी जब हम तीनों मिलते हैं तो उस भयानक रात की बात जरूर होती है। हम कभी नहीं भूल सकते कि हमने कैसे एक आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम अपने अपने रास्ते चल दिए। अमित ने एमबीए करने का फैसला किया, अजय ने नौकरी कर ली और मैं, रोहन ने रिसर्च में करियर बनाने का सोचा। लेकिन विक्रम से हमारा संपर्क बना रहा क्योंकि वह रहस्यमय घटनाओं में बहुत रुचि रखता था और हमारी दोस्ती गहरी हो गई थी। विक्रम ने एक दिन मुझे फोन किया और कहा, रोहन, मैं एक नई जगह के बारे में जानने निकला हूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैंने तुरंत हाँ कर दी। हमें रहस्यमय घटनाओं में अब दिलचस्पी आने लगी थी। विक्रम ने बताया कि उसे एक पुराने मंदिर के बारे में पता चला है जो एक घने जंगल के बीच में है। वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और स्थानीय लोग उस जगह को भूतिया मानते हैं। हम दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। रास्ते में विक्रम ने बताया, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां एक पंडित की आत्मा भटकती है। उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी और लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी है। हमारे पास टॉर्च, कैमरा और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों की सामग्री थी। जब हम वहां पहुंचे तो अंधेरा घिरने लगा था। मंदिर बहुत ही पुराना और जर्जर हालत में था। वहां की खामोशी ने हमें फिर वही डरावनी यादें ताजा कर दी जो हमने हॉस्टल में अनुभव की थी। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ धूल और जाले लगे थे। विक्रम ने कहा, हमें पंडित जी की आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ दीप जलाने होंगे और मंत्रों का पाठ करना होगा। हमने दीप जलाए और पाठ शुरू किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हम दोनों ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। मंदिर के अंदर अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी कम होती गई और हमने देखा कि एक परछाई हमारे पास आ रही है। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और हमें एक बूढ़े पंडित की आकृति नजर आई। उसकी आंखों में दर्द और करुणा थी। विक्रम ने तुरंत पाठ को तेज कर दिया और मैं भी उसे दोहराने लगा। अचानक पंडित की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, पंडित जी, हम आपकी आत्मा को शांति देने आए हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दें।
आत्मा ने धीरे धीरे शांत होकर कहा, यहाँ एक जगह है जहां मेरी अस्थियां रखी हैं। उन्हें विधिवत तरीके से विसर्जित करो, तभी मैं शांति पा सकूंगा। हमने पंडित जी की आत्मा के निर्देशानुसार उनकी अस्थियों को खोजा और विसर्जित किया। जैसे ही हमने यह काम पूरा किया, हमें महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर की ठंडक कम हो रही है और पंडित की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद हम दोनों को लगा कि हमने एक और आत्मा को शांति दी है। यह अनुभव हमारे लिए अविस्मरणीय था। हम जानते थे कि ऐसी घटनाएं रहस्यमय होती हैं, लेकिन उनमें छुपी करुणा और वेदना को समझना भी जरूरी है। इस अनुभव के बाद विक्रम ने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाने का फैसला किया और मैं भी उसके साथ जुड़ गया। हम दोनों ने मिलकर कई और रहस्यमय घटनाओं की जांच की और कई आत्माओं को शांति दिलाई। हमारी यह यात्रा अभी भी जारी है और हमें हर नई कहानी में कुछ नया सीखने को मिलता है। शायद यही कारण है कि हम इंसान चाहे कितने भी डर जाएं, लेकिन रहस्यों को जानने की लालसा हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। हमने कई रहस्यमय घटनाओं का पता लगाया और कई आत्माओं को शांति दी, लेकिन जो अनुभव हमें सबसे ज्यादा याद रहा वह था हमारे कॉलेज के पास एक पुरानी हवेली का। यह हवेली हमेशा से ही अजीब घटनाओं के लिए जानी जाती थी और स्थानीय लोग इससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन विक्रम ने मुझसे कहा, रोहन, हमें उस पुरानी हवेली की जांच करनी चाहिए। वहां कुछ अनसुलझे रहस्य हो सकते हैं। मैंने सहमति जताई और हम दोनों ने वहां जाने की तैयारी की। रात का समय चुना क्योंकि हवेली दिन में बंद रहती थी और रात को ही वहां अजीब घटनाएं होती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक अमीर व्यापारी की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। हम जब हवेली पहुंचे तो उसकी हालत बहुत जर्जर थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ जंगली पौधे उग आए थे। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि वहां कोई चीज सड़ रही हो। हमने टॉर्च की रोशनी में हवेली का निरीक्षण शुरू किया। हर कोने में धूल और जाले लगे थे। विक्रम ने कहा, हमें व्यापारी की आत्मा को शांति देने के लिए उसके हत्या के स्थान पर जाना होगा। हमने खोजते खोजते हवेली के पुराने ड्राइंग रूम तक पहुंच गए, जहां कहा जाता था कि व्यापारी की हत्या हुई थी। वहां एक बड़ा फर्नीचर का टुकड़ा पड़ा था, जिसके पीछे खून के धब्बे अभी भी नजर आ रहे थे। विक्रम ने वहां दीप जलाए और मंत्रों का पाठ शुरू किया। जैसे ही हमने पाठ करना शुरू किया, हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हमने दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाजें सुनी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमने देखा कि एक अंधेरी परछाई हमारे सामने खड़ी थी। यह व्यापारी की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने हमें देखा और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने साहस जुटाकर कहा, हम आपकी आत्मा को शांति देने आए हैं। कृपया हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। आत्मा ने कहा, मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी हत्या का बदला नहीं लिया गया। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि सच्चाई सबके सामने नहीं आती। हमने आत्मा से और जानकारी मांगी। उसने हमें बताया कि उसकी हत्या उसके ही एक करीबी दोस्त ने की थी, जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। लेकिन हत्या के बाद किसी ने भी सच्चाई नहीं जान पाई और वह दोस्त अब भी आजाद घूम रहा है। हमने फैसला किया कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। हमने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर इस केस की जांच शुरू की। कई हफ्तों की मेहनत के बाद हमें उस दोस्त के खिलाफ ठोस सबूत मिले और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब आत्मा को यह खबर मिली तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। हमने फिर से हवेली में दीप जलाए और अंतिम बार मंत्रों का पाठ किया। इस बार हवेली की खामोशी में एक अजीब सी शांति थी। व्यापारी की आत्मा ने हमें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे हवेली से गायब हो गई। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। इस घटना के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हमारी कोशिशें केवल रहस्यमय घटनाओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हम उन आत्माओं को भी शांति दिला रहे थे जो न्याय की तलाश में थीं। हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। हम अब भी कई रहस्यमय जगहों पर जाते हैं, आत्माओं से मिलते हैं और उनकी कहानियां सुनते हैं। हर नई कहानी हमें कुछ नया सिखाती है
और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी के भीतर एक जुड़ाव है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम इस दुनिया में हों या किसी और दुनिया में। इस तरह विक्रम और मैंने अपने जीवन को इन रहस्यमय घटनाओं और आत्माओं की कहानियों को समझने और सुलझाने में समर्पित कर दिया। हमने यह जाना कि सच्चा साहस वही है जो हमें अपने डर का सामना करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी यह कहानी अब भी जारी है और हर दिन हमें कुछ नया और रोमांचक सिखाने आता है। शायद एक दिन हम सभी रहस्यों को सुलझा पाएंगे, लेकिन तब तक हमारी यात्रा और खोज जारी रहेगी। मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक आम छात्र हूँ। मेरी कहानी एक डरावनी रात की है जो मेरे जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। यह कहानी हॉस्टल के कमरे नंबर 13 से शुरू होती है। मैं और मेरे 3 दोस्त राज, सुमित और विक्रांत उस कमरे में रहते थे। हमारे हॉस्टल में कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन हम उन्हें मजाक समझते थे। एक दिन हमें पता चला कि कमरे नंबर 13 के बारे में भी एक कहानी है। कहते हैं कि इस कमरे में एक लड़की की आत्मा भटकती है जो कई साल पहले यहाँ मरी थी। हम सब ने इसे हंसी में उड़ा दिया और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। एक रात जब हम चारों दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, बिजली अचानक चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और सिर्फ मोबाइल की फ्लैशलाइट ही बची। हम सब ने सोचा कि यह बस एक सामान्य बिजली कटौती है, लेकिन फिर हमें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। राज ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये जुलाई का महीना था और इतनी ठंड असामान्य थी। तभी कमरे के कोने से एक धीमी दबी हुई हंसी सुनाई दी। हम सब डर गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रांत ने सुझाव दिया कि हम सभी को साथ में जाकर देखना चाहिए। हम चारों ने फ्लैशलाइट जलाकर कमरे के कोने में देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह असल है या हमारी कल्पना। लेकिन जब उसने अपनी उंगली से हमें बुलाया तो हम सबकी रूह कांप गई। राज ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और किसी भी तरह से नहीं खुल रहा था। उस लड़की ने धीरे धीरे हमारे पास आना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज हमारे दिल की धड़कन के साथ मेल खा रही थी। हम सब ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन हमारी आवाज जैसे गुम हो गई थी। सुमित ने एक किताब उठाकर उस पर फेंकी, लेकिन वह उसे पार करती हुई कमरे की दीवार से टकराई। वह हमारे सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखें और लाल हो गईं। वह अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होने के साथ साथ कमरे में और भी ठंडक फैल गई। हम चारों एक कोने में सिमट कर बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। तभी कमरे में एक जोर का धमाका हुआ और बिजली वापस आ गई। कमरे में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन हम जानते थे कि जो हुआ था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगली सुबह हम सबने तय किया कि हमें इस बारे में वार्डन को बताना चाहिए। हमने जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस कमरे में एक लड़की रहती थी जिसने खुदकुशी कर ली थी। तब से इस कमरे को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस साल ज्यादा छात्रों के कारण इसे फिर से खोलना पड़ा था। हमने तुरंत उस कमरे को छोड़ने का फैसला किया और एक नया कमरा मांगा, लेकिन उस भयानक रात की यादें कभी हमारे दिलों से नहीं मिट सकी। हमें एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सच में डरावनी होती हैं और कभी-कभी वे हमारी कल्पना से भी परे होती हैं। आज भी जब मैं उस हॉस्टल के सामने से गुजरता हूँ, तो मुझे उस रात की याद आ जाती है और एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती है। हॉस्टल के कमरे नंबर 13 की वह रात मेरे जीवन की सबसे भयानक और अविस्मरणीय रात थी। क्या आप भी कभी ऐसी किसी डरावनी रात का सामना कर पाएंगे? क्या आप हॉस्टल के कमरे नंबर 13 की सच्चाई जानने की हिम्मत रखेंगे? सोचिए, कहीं आपके आसपास भी कोई भूतिया कहानी तो नहीं छिपी हुई है। जब हमने उस कमरे को छोड़कर नया कमरा लिया, तो हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह डरावनी रात हमारी यादों में हमेशा के लिए बसी रही। हम सभी को लगता था कि शायद वह आत्मा अब भी हमें देख रही है। नए कमरे में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन सामान्य बीते।
लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कभी कभी रात के समय जब हम सब सो रहे होते तो अचानक हमें महसूस होता कि कोई हमारे बिस्तर के पास खड़ा है। हमारी नींद टूट जाती, लेकिन जब हम उठकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात राज ने सपने में देखा कि वह वही लड़की फिर से हमारे कमरे में आ गई है। उसने देखा कि वह उसके पास आ रही है और उसके कान में कुछ कह रही है। सुबह जब राज उठा तो वह बहुत डरा हुआ था और उसने हमें अपने सपने के बारे में बताया। हम सब ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की डरावनी स्थिति ने हमें भी बेचैन कर दिया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में एक नया छात्र आया जिसका नाम मनीष था। उसे हमारे पुराने कमरे नंबर 13 में रहने को कहा गया। हम उसे चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन सोचकर रुक गए कि कहीं वह हमें पागल न समझे। मनीष हमारे ग्रुप में शामिल हो गया और हम सब अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर वही घटना दोहराई गई। मनीष ने हमें बताया कि उसने कमरे में अजीब आवाजें सुनी हैं और उसे भी किसी के खड़े होने का एहसास हुआ है। हम सब समझ गए कि यह वही आत्मा है जो अब भी उस कमरे में भटक रही है। हमने मनीष को उस कमरे से बाहर आने की सलाह दी, लेकिन उसने हमारी बातों को मजाक समझा। एक रात जब हम सब पढ़ाई कर रहे थे, मनीष का फोन आया। वह बहुत घबराया हुआ था और हमें तुरंत कमरे में आने को कहा। हम सभी भागते हुए उसके कमरे की ओर गए। कमरे में पहुंचने पर हमने देखा कि मनीष बेहोश पड़ा हुआ था और कमरे का तापमान बहुत कम हो गया था। हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि मनीष की हालत ठीक है, लेकिन उसे किसी गहरे सदमे का सामना करना पड़ा है। मनीष जब होश में आया तो उसने हमें बताया कि उसने वही लड़की देखी थी जो हमारे सामने भी आई थी। वह उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। मनीष की बात सुनकर हम सब की रूह कांप गई। हमने वार्डन को फिर से पूरी स्थिति के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। वार्डन ने हमारी बात मानी और कमरे नंबर 13 को फिर से बंद कर दिया गया। इसके बाद हमने मनीष को अपने कमरे में रहने के लिए बुला लिया। कुछ दिन बाद हमारी हॉस्टल लाइफ सामान्य हो गई, लेकिन कमरे नंबर 13 की वह भयानक रात और उसके बाद की घटनाएं कभी हमारी यादों से नहीं मिट सकी। कई साल बीत गए और हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन जब भी हम दोस्त मिलते हैं तो उस रात की कहानी एक बार फिर हमारे बीच जीवित हो जाती है। वह आत्मा अब भी कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बसी हुई है और हमें उस रात की याद दिलाती है। क्या आप भी कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां भूतिया कहानियां मशहूर हों? अगर हाँ, तो सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि वह आत्मा अभी भी वहां भटक रही हो और अपनी कहानी किसी नए शिकार को सुनाना चाहती हो। दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। महेंद्र सिन्ही पहले नंबर पर है, मेहुल भाई दूसरे नंबर पर है, कमलदीप तीसरे नंबर पर है, पुराण चंद चौथे नंबर पर है, सन्नी पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।